हाय फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी की क्लास 6 का अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य का योगदान महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। घनानंद से मगध की जनता नाराज थी। उसने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। नंदवंश के शासनकाल में भारत वर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में आक्रमण किया, तब इन छोटे राज्यों में से कुछ ने उसका सहयोग किया था। आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। आचार्य चाणक्य इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उस समय मगध पर घनानंद का नामक राजा का शासन था। प्रजा उसके राज्य से त्रस्त थी। एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने तब ही इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर मगध का शासक बना दिया एवं स्वयं उसके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ इसलिए उन्होंने कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यावस्था से ही नेतृत्व का गुण था। वह अपने मित्रों के साथ खेल खेलते समय उनका नेतृत्व करना पसंद करता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुण की पहचान कर उसे भारतवर्ष का सम्राट बनाने का निर्णय किया था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व नंदवंश के शासक घनानंद को परास्त कर मगध का शासक बना था। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से कांधार, काबुल, हेरात प्रदेश एवं बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त हुआ। साथ ही सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में इंडिका हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिका की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में अपनी पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म ग्रहण कर लिया। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को श्रवणबेलगोला में अपना गुरु बनाया एवं तप का मार्ग अपनाया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। आचार्य चाणक्य उसके दरबार में प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार में ने 272 ईसा पूर्व तक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की बागडोर उसके सुयोग्य पुत्र अशोक के हाथ में आई। अशोक महान मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय
उपाध्याय था, प्रशासक था। इससे उसे शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण सम्राट अशोक के काल से प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा है। अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बना था। तत्पश्चात अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया। मगध के पड़ोस में कलिंग का शक्तिशाली राज्य था, जिसे अशोक जीतना चाहता था। इस कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया था। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। सम्राट अशोक के अभिलेख संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो आम लोगों की भाषा थी। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख यूनानी भाषा में हैं। अधिकतर अभिलेख ब्रह्मी लिपि में हैं, लेकिन अन्य लिपियों में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक की धार्मिक नीति। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी। उसने अच्छे आचरण पर बल दिया एवं पशुवध को दंडनीय घोषित कर दिया था। सम्राट अशोक का एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इन लोगों के बीच सद्भाव एवं एकता बनाए रखने हेतु अशोक ने प्रजा को शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा। इस कार्य के लिए दंभ महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का दंभ कहा जाता है था, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। अशोक के दंभ में दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर नीतिगत तरीके से रहने की बातें कही गई। यहाँ पड़ोसियों से न लड़ो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, दूसरे धर्म के लोगों से टकराव न करो आदि। बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तत्पश्चात विदेशों में धर्म प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न धर्म प्रचारक भेजे थे, जिनका विवरण इस प्रकार है। सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि यानी पेंगू भेजा। महेंद्र एवं संमित्रा को सिंहल यानी श्रीलंका भेजा। महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा और रक्षित को वनवासी उत्तरी कनाडा भेजा। विदेशों में भारतीय संस्कृति एवं प्रचार धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक का योगदान अद्वितीय रहा। सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी कार्य। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। उसने घोषणा करवाई थी कि जनता अपने कष्ट निवारण के लिए राजा से किसी भी समय मिल सकती है। सम्राट अशोक के समय प्रजा के कष्टों में कमी आई थी तथा उनके नैतिक आचरण में वृद्धि हुई थी। सम्राट अशोक के उत्तरवर्ती मौर्य सम्राट अयोग्य एवं दुर्बल होने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनिष्क हुआ। कनिष्क का साम्राज्य भी विशाल था। चौथी शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। इस वंश ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। गुप्त वंश के शासन
काल में भारतीय संस्कृति परंपरा अधिक समृद्ध हुई, जिसकी शुरुआत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त एवं आचार्य चाणक्य ने की थी। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो सन 319-20 ईस्वी में शासक बना। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त ने न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। वह पराक्रमी, वीर एवं विद्वान था। राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण एवं पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत किया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए गए। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। उसके दरबार में अनेक कलाकार एवं विद्वान थे। हरिशेन उसका मंत्री एवं लेखक था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ था, जिसने वीणा वादन का शौक था। वह प्रजापालक एवं धर्मनिष्ठ शासक था, जिसने वैदिक धर्म एवं परंपराओं के अनुसार शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह योग्य एवं प्रतिभाशाली था। उसे कला विद्या के संरक्षक एवं अद्वितीय योद्धा के रूप में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसने शक एवं कुषाण शासकों को परास्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं साम्राज्य भी भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत था। विजय अभियानों के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर विक्रम संवत चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध क्षेत्र में जितना वीर था, शांति काल में उसे कहीं अधिक कर्मठ था। वह स्वयं विद्वान था एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न: महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकर्पण, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपनक, वेताल भट्ट और वररुचि। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है। राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चांडालों के अलावा कोई मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करता। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल प्रजा के लिए सुखमय एवं संपन्नता भरा था। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर समृद्धि एवं उन्नति का बोलबाला था। सोने के सिक्के प्रचलन में थे। इस काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसलिए गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।